तो नॉर्वे में एक जगह है बर्जन, खूबसूरत वैली है यहाँ पे, और यहीं पे एक आइस वैली भी है। और इसी वैली की ये कहानी है। बात है 29 नवंबर 1970, 29 नवंबर 1970 को एक शख्स अपनी 2 बेटियों के साथ इसी बर्जन की वैली में, आइस वैली में घूमने के लिए सुबह सुबह पहुंचता है। और वहाँ पे जब वो जाता है तो अचानक वैली में एक पहाड़ी पर एक मंजर दिखाई देता है। एक महिला जो औंधे मुँह पड़ी है और साफ देख के लग रहा है कि लाश जली हुई है। वो एक लड़की की लाश थी, बुरी तरह से जली हुई। वो फ़ौरन घबराता है अपनी बेटियों के साथ। जब ये लाश देखता है, लोकल पुलिस को खबर करता है, लोकल पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसके बाद तफ्तीश शुरू करती है। तो अजीब बात यह थी कि लाश औंधे मुँह थी, लाश का पूरा चेहरा जला हुआ था, सामने का चेहरे के साथ सारे जो फ्रंट पोर्शन है वो भी जला हुआ था, लेकिन पीठ पे कुछ नहीं हुआ था। और पीठ सलामत, तो पीठ की तरफ के कपड़े भी सलामत। अब पुलिस वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद लाश के आसपास देखती है तो लाश से कुछ दूरी पर वहीं एक पत्थर पे कुछ सामान भी पड़े मिलते हैं, जिनमें एक टूटा हुआ छाता था, अम्ब्रेला, कुछ जेवर थे उस लड़की के, नायलॉन की रस्सी थी, एक प्लास्टिक वाटर बोतल थी वहाँ पे, एक पर्स था और ब्लू कलर का रबर बूट्स थे डिज़ाइनर। लेकिन कोई आईडी, कोई पहचान नहीं थी। पुलिस ने जब तफ्तीश की, अब कोई आईडी, कोई पहचान नहीं कि मरने वाली कौन है, तो जब उसने कहा कि चलो कुछ देखते हैं, लेकिन अजीब चीज़ देखने को ये मिली कि वहाँ पे जितने भी सामान मिले थे उनमें से हर एक पे जिस पे लेबल होना चाहिए उस लेबल को मिटा दिया गया था। जो लड़की ने कपड़े पहने थे उसके लेबल काट दिए गए थे। यहाँ तक कि जो पानी के बोतल थे उस बोतल पे जो प्लास्टिक का लेबल चिपका होता है उसको मिटा दिया गया था। जो बूट्स पे कुछ मार्क होते हैं उसको भी हटा दिया गया था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे, जिस लेबल से, जिस मार्क से ये पता चल सके कि ये लड़की कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी शिनाख्त क्या है। चेहरा वैसे ही जला हुआ था, तो फोटो आप, चेहरे को आप दिखा नहीं सकते थे। अब सवाल ये था कि ये लड़की कौन है। पुलिस ने इसके बाद तफ्तीश की, लोगों से मदद मांगी कि कोई चश्मदीद आए, कोई विटनेस आए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। और इसी के बाद फिर ये हुआ कि जब कोई है नहीं तो क्या करे। लड़की का नाम नहीं, चेहरा नहीं, पहचान नहीं, कुछ भी नहीं था। इसके बाद इस लड़की को एक नाम दे दिया गया, आइसडेल वोमेन, बल्कि ईजडेल वोमेन। चूँकि वो जो घाटी थी जहाँ पे ये लाश मिली थी, ये ईजडेल घाटी थी, और इस घाटी को एक और भी नाम से पुकारा जाता था, और वह था सुसाइड वैली। 1970 के आसपास बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग इस घाटी से जाकर कूद के अपनी जान दे देते थे, तो इसलिए ये सुसाइड वैली के नाम से भी बदनाम था। और उसी ईजडेल वैली में इस लड़की की लाश मिली, शिनाख्त कोई नहीं, तो अब क्या करें। तो वहाँ की मीडिया और बाकी लोगों ने इसे नाम दिया ईजडेल वुमेन। अब ये एक रहस्य, नाम कोई है नहीं। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, कोई क्लू, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद अचानक पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलता है। पहली बार बर्जन रेलवे स्टेशन के जो मॉल रूम है, जहाँ पे सामान, यात्रियों के लगेज सब रखे होते हैं, वहाँ पे 2 लावारिस सूटकेस मिलने की खबर मिलती है बर्जन पुलिस को, रेलवे की ऑफिशियल की तरफ से। पुलिस की टीम वहाँ जाती है, वो 2 सूटकेस को निकालती है। इस दौरान में 3 दिन हो गए, इस लड़की की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि ये ईजडेल वुमेन है कौन। अब जब दोनों सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें से बहुत सारे सामान मिलते हैं। उसमें से एक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ग्लास थे, आंखों का चश्मा। अब उस चश्मे के फिंगरप्रिंट्स को निकाला जाता है, फिंगरप्रिंट, और उस ईजडेल वुमेन की जो लाश मिली थी उससे मैच किया जाता है। इत्तेफाक से ग्लास पे जो फिंगरप्रिंट था वो उस लड़की से मैच कर जाता है। अब इससे ये पता चला कि ये दोनों सूटकेस उसी लड़की का है जिसकी लाश 3 दिन पहले मिली है, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू। अब सवाल ये है कि लड़की की लाश वहाँ वैली में और यहाँ 2 सूटकेस रेलवे स्टेशन पे बर्जर के, इन दोनों का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक। इसके बाद अब पुलिस उस सूटकेस को की तलाशी लेती है
उस सूटकेस से बड़ी अजीब अजीब चीज़ें निकलती हैं। उस सूटकेस से पुलिस को एक टाइम टेबल मिलता है, मैप्स मिलते हैं नॉर्वे और आसपास के, अलग अलग विक्स मिलते हैं जो लड़कियां पहनती हैं, कई कलर में, कई डिज़ाइन में, मेकअप का किट मिलता है और एक एक्जिमा क्रीम मिलती है, उसका ट्यूब, कुछ कपड़े मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, नोटपैड मिलता है। अब उसमें सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि जितनी भी चीज़ें मिली इन सब के भी लेबल गायब, किसी पे लेबल नहीं, किसी पे मार्क नहीं। इवन जो वो क्रीम था, एक्जिमा क्रीम, उसमें किस डॉक्टर ने रेफ़र किया, कहाँ से लिया, पेशेंट का नाम क्या है, हर चीज़ से जानबूझकर सारी वो शिनाख्ती चीज़ को मिटा दिया गया या काट दिया गया या हटा दिया गया, जिससे ये पता चल सके कि इस सूटकेस के मालिक कौन है, मालकिन कौन है, उसका नाम क्या है। यही चीज़ उस लाश के साथ हुई थी। लाश के कपड़ों से सारे मार्क हटा दिए गए, लेबल हटा दिए गए, यहाँ तक के बोतल के पानी का मैंने आपको बताया कि वो भी फाड़ दिए गए। अब यहाँ सूटकेस में भी सेम यही चीज़ है। हर चीज़ ये इशारा कर रही है कि जो भी है वो नहीं चाहता है कि उस लड़की की शिनाख्त हो। इसके अलावा उसके बैग से कई देशों की करेंसियाँ मिली, बहुत सारी, जिनमें नॉर्वे की थी, स्विस की थी, बेल्जियम, ब्रिटिश, बैंकॉक, डच, इन सब के करेंसियाँ उस बैग के अंदर, अब एक साथ कई कंट्री के। अब इन सारी चीज़ों को पुलिस ने लिखा और उसमें कुछ नोटपैड भी थे। उसमें एक चीज़ और मिली जिसमें कुछ कोड वर्ड में लिखा हुआ था, लेकिन उस कोड को पुलिस तोड़ नहीं पा रही थी। अब पुलिस ने उसको अपने एक्सपर्ट्स के पास भेजा कि भैया इसको तुम तोड़ो, इस नोटपैड में है क्या। उधर इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसी बैग में एक और पॉलीथीन मिली, इकलौती एक ऐसी पॉलीथीन मिली जिसमें एक शोरूम का लेबल था, बाकी कोई चीज़ नहीं थी। पुलिस ने जब पता किया तो पता चला कि ये शोरूम जो है, जो वहाँ उसके अंदर से मिला है, वो जूते का शोरूम है, जो प्लास्टिक की थैली मिली, और वो उस जगह से, बर्जर से करीब 210 किलोमीटर दूर है। पुलिस की एक टीम फ़ौरन उस शोरूम में जाती है, वहाँ जाकर पूछती है, तो वो बूट भी जो लड़की स्पॉट से मिली थी, उस बूट को भी पुलिस ले जाती है। वहाँ जाने के बाद उस शोरूम का जो ओनर था, वो उस बूट को पहचानता है कि यहाँ हमारे यहाँ से लिया था। उस ये भी कहता था कि एक पर्स पे लिया था। फिर वो पूछता है उस कौन थी, कैसी थी। वो लड़की का हुलिया बताता है। हुलिया काफ़ी कुछ मैच करता है जो लाश मिली, हालांकि चेहरा नहीं था, लेकिन बाकी चीज़ों से कुछ बाल बचे हुए थे और बाकी उससे उसने हाइट वाइट भी जो बताई, लगभग सब कुछ वैसे ही था। फिर उसने पूछा कि आखिर तुमने इस, मतलब इतना टाइम हो गया, उस लड़की को इतना याद कैसे रखा जो बूट वूट लेकर गई। तो उस दुकानदार ने कहा कि मुझे एक अजीब सी चीज़ उस लड़की के अंदर से उसकी स्मेल आई थी। उसने बोला क्या? बोला उस वो लड़की जब बात कर रही थी तो उसके अंदर से गार्लिक की स्मेल आ रही थी, अदरक की। अच्छा, उस वक्त 1970 के दौर में नॉर्वे में ये गार्लिक जो है, लहसुन, वो इतना यूज़ नहीं होता था, वहाँ के लोग नहीं करते जैसे अपने इंडियन सब करते हैं। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर उन्हें पता चला कि ये ऐसे कौन कौन से रेस्तरां हैं यहाँ पे जो इस तरह की चीज़ें, गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं। 1780s में चूँकि ये बहुत कम ऐसे थे जहाँ पे, और वो लोग शायद इसके स्मेल को पकड़ भी नहीं पाते थे। तब उससे हुलिया और ये गार्लिक वाले कुल्लू को लेकर बर्जर पुलिस ने अब होटलों को छानने की एक मुहिम शुरू की। इसके बाद पुलिस की टीम बर्जर के अलग अलग होटलों में जाती है। उस वक्त नॉर्वे में ये था 70s में कि जब भी कोई होटल में चेक इन करता था अगर कोई, तो पासपोर्ट आपको देना ज़रूरी होता था काउंटर पे, रिसेप्शन पे। अब पुलिस गई, पुलिस ने करीब बहुत सारे होटलों को खंगाला। 7 ऐसे होटल मिले जहाँ पता चला कि ये लड़की वहाँ पे ठहरी थी। जो पहली चीज़ पता चली थी उसके बारे में, उस लड़की के बारे में, कि ये गार्लिक वाली बात और ठीक ठाक देखने में, हाइट वाइट भी अच्छी। तो अब पुलिस इसके बाद होटल में पहुंचना शुरू करती है और होटल में जब तलाशी लेती है तो पता चलता है 7 ऐसे होटल मिले जहां पे ये लड़की रुकी थी उसी डेट के दौरान, इसकी डेथ से पहले। अब हर जगह जब उससे पूछा गया तो एक चौंकाने वाली चीज़ आई कि 7 होटल में वो अलग अलग नाम से रुकी थी, और 7 होटल में जब अलग अलग नाम से रुकी थी इसका मतलब ये है, और अलग अलग देश बताकर, कि उसके पास 7 पासपोर्ट थे अलग अलग कंट्री के। अब यहाँ से पुलिस का माथा ठनका कि एक लड़की, उसकी लाश नहीं मिल रही, उसके हर लेबल, हर शिनाख्ती चीज़ को छुपाया जा रहा है।
और होटलों में वो अलग अलग रह रही है और शानदार शानदार होटलों में रह रही है, पैसे खर्च कर रही है, उसके सूटकेस से इतने सारे पैसे भी मिल रहे हैं और नाम अलग अलग होटलों में लेकर रह रही है। इस दौरान में पुलिस ने अब जो एक नोटपैड मिला था उसमें कोड में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, उस कोड को डिकोड किया गया। जैसे एक में उसमें लिखा था उसने 022028P, तो बाद में जब ये डिकोड हुआ तो पता चला कि ये उसके पेरिस जाने और पेरिस से लौटने की तारीख लिखी हुई थी 022, यानी कि वो 022 22 तारीख को गई थी और 28 028 लौटी और आखिर में P था, P फॉर पेरिस। अक्टूबर में एक में था 029PS, अब इसमें भी एक अलग कोड था उसका। PS यहाँ पे ये था कि पेरिस टू स्टैवेंगर, ये वहाँ से वहाँ गई थी। एक में था 030BN5, ये इसका कोड जो डिकेड हुआ वो ये था कि नवंबर में आई थी और बर्जन आई थी और 5 नवंबर को बर्जन आई थी और जो इसकी लाश मिली है वो 29 नवंबर को मिली है। तो जब भी वो होटल में जाती चेक करती, अलग अलग नामों से करती, अलग अलग पासपोर्ट देती। अब ये सारी चीज़ें होती गई, इसके सारे होटल्स के भी डिटेल आते गए, लेकिन कोई क्लू, कोई सुराग नहीं मिला। 2 महीने बीत गए। 2 महीने के बाद नॉर्वे की पुलिस ने कहा कि अब बहुत कुछ हो गया, हमने बहुत कुछ कर लिया, कुछ मिल नहीं रहा है, तो इस केस को क्लोज कर दो, क्योंकि कोई सामने भी नहीं आ रहा, मीडिया में भी दे दिया, पहचान हो नहीं रही है। इससे पहले हुआ ये कि एक ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया, अब यहाँ से भी फिर एक केस अजीब बनता है कि उस लड़की की जिसकी मौत हुई उसके पेट से 50 to 70 स्लीपिंग पिल्स मिले, नींद की गोलियां 50 से 70, और इत्तेफाक से वो सारी गोलियां उस वक्त भी पेट में थी और वो अभी तक ब्लड में शामिल नहीं हुई थी जब उसकी मौत हुई। 50 to 70। फिर ये हुआ कि जब वो मरी और चूंकि बर्निंग के सारे वो थे, जल रहे थे, तब उसके लंग से वो धुआं निकला। इसका मतलब ये था कि जब वो जल रही थी तब वो जिंदा थी, क्योंकि धुआं अंदर पहुंचा था। लेफ्ट नेक में एक जगह पे उसके चोट के निशान थे जो किसी वजनी चीज से मारे गए थे। अब ये 3 अलग अलग चीज ऑटोप्सी में सामने आई। पहला 50 to 70 पिल्स, दूसरा लेफ्ट में चोट, तीसरा लंग्स में धुआं। इस ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद नॉर्वे की पुलिस ने यह माना कि शुरुआत में ही कि एक सुसाइड है, उसने स्लीपिंग पिल्स खाए और मर गई। लेकिन उस पर सवाल उठाया गया कि अगर उसने सुसाइड करनी थी, नींद की गोलियां खा ली थी, तो फिर खुद को जलाने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ आसपास में कुछ पेट्रोल के सैंपल भी मिले जांच के दौरान। दूसरा, अगर उसने सुसाइड ही करनी थी और नींद की गोलियां भी खा ली और उसने अपने आप को जला भी लिया, तो अपने सारे कपड़े, घड़ी, छाता, जेवर उतार कर एक करीने से एक तब साइड में ले जाकर एक जगह रखा, फिर अपने कपड़े के लेबल फाड़े, फिर उन सारी चीज़ों के लेबल हटाए और उसके बाद वो मरती है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। और ये दोनों भी चलो कर लिया, तो फिर ये जो ब्लंट ऑब्जेक्ट, एक भारी चीज़ से उसके लेफ्ट गर्दन के ऊपर निशान है, वो चोट कहाँ से आई। इन तीनों सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन फिर भी नॉर्वे पुलिस ने कहा कि और कोई क्लू मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि एक सुसाइड है और इस केस को उन्होंने कहा बंद कर दो। 2 महीने के बाद ही, ये बात है जनवरी 1971 की, इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में एक और बड़ी अजीब सी चीज़ आई। उस मरने वाली के दांत के पता चला कि जो उसके दांत हैं उनमें से 14 दांत ऐसे थे जिसको फिल कराया गया है और वो सारे गोल्ड के थे, सोने के, और उसके दांत की बनावट बड़ी अजीब थी और जिस तरीके के डिज़ाइन थे और जो फिल करके बनाए गए वो नॉर्वे के नहीं थे। वो लगा कि ये कहीं ईस्टर्न यूरोप या फिर वेस्टर्न यूरोप वहाँ के थे। लेकिन उस दांत को भी संभाल कर रख दिया गया, उसके टिश्यूज़ को भी संभाल कर रख दिया गया। आगे और कोई इनको जांच करनी नहीं थी। 2 महीने बाद केस क्लोज कर दिया। लेकिन थोड़ी बहुत जो उनके सूटकेस और बाकी चीज़ों से सामान मिला, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि लड़की कैथलिक है, क्रिश्चियन, तो उन्होंने उसी हिसाब से कुछ पादरियों को बुलाया और कहा कि इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा, वो ये कि अगर कल को इस लड़की की शिनाख्त हो जाए, इसके फैमिली मेम्बर आ जाए, बॉडी क्लेम करें, तो क्या हो। तो उसके लिए बाकायदा एक कॉफिन तैयार किया गया जो लेप के साथ
ख़ास ऑर्डर देकर बनाया गया, उसमें उस बॉडी को रखा गया ताकि आने वाले कितने भी सालों में ये बॉडी ख़राब नहीं होगी। अगर कोई क्लेम करने आए इस लड़की की आइडेंटिटी क्लियर हो जाए तो फिर उसके फैमिली को ये बॉडी निकाल कर सौंपा जा सकता है, वो उसके आखिरी दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए बर्जन में ही इस ख़ास कॉफिन में, जिससे बॉडी ख़राब डिकम्पोज नहीं होगा, 5 फ़रवरी 1971 5 फरवरी 1971 को बाकायदा कैथोलिक रीति रिवाज के हिसाब से इस कॉफिन को वहाँ पे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बात आई गई हो गई, वक्त बीतता गया, 2016 आ गया, मतलब 70 की ये बात है, तो 46 साल बीत गए। 2016 आया, अब साइंस भी तरक्की कर गया, फॉरेंसिक साइंस भी, डीएनए भी, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त थी नहीं। तो अब उसके बाद ये हुआ कि इस केस को दोबारा खोला जाए, और इस केस को दोबारा खोलकर सबसे पहले तो पता किया जाए वो लड़की है कौन। फिर से कवायद शुरू हुई। बहुत अच्छा, बड़े बड़े जो वहाँ के क्राइम जर्नलिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, ये केस उनके लिए भी एक नज़ीर थी, एक एग्जाम्पल, ये सब लगे हुए थे। कई पुलिस अफसर जो उस वक्त थे उनके बेटे कि मेरे फादर, मेरे वो लोग नहीं कर पाए सॉल्व, मैं करूँगा। तो एक केस स्टडी के तौर पर इस केस को लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग लगे रहे। 2016 में ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा इस केस पे दोबारा काम करते हैं। अब केस पे दोबारा काम शुरू किया गया। दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी, उन दो चीज़ों को उठाया गया। पहला, उस लड़की के जो दांत थे और उस दांत के हिसाब से जो उसकी ख़ास बनावट थी, उसके जबड़ा और वो, तो वो उससे उसकी आइडेंटिटी पता करने की कोशिश करनी थी। लगे इसमें एक्सपर्ट, दांतों के ऊपर पूरा रिसर्च किया। उस रिसर्च के बाद पता चला कि ये जो दांत है, ये 2-3 चीज़ों से उन्होंने जो बनावट थी और जिस तरीके का डिज़ाइन था, तो उन्होंने इशारा दिया कि ये कहीं ईस्टर्न यूरोप के किसी देश की रहने वाली लड़की है। अब बात सिर्फ इससे नहीं बनी, उन्होंने कहा कि इससे और भी कुछ आगे बढ़कर किया जाए। तब उन्होंने और टेस्ट किया कि उस दांत के ज़रिए उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि शुरुआत में बचपन से लेकर ज़्यादातर वक्त तक, उसको एक टेस्ट है जिसको शायद ऑक्सीजन टेस्ट कहते हैं, तो उसमें किस तरह का वो पानी पीती थी। ऑक्सीजन स्टोप एनालिसिस, इससे ये पता करना था कि ज़्यादातर जब ये बड़ी हो रही थी बचपन से, तो ये पानी जो पीती थी वो किस तरह के पानी थे, कहाँ के पानी थे। देखिए साइंस कितनी तरक्की कर गया, उससे पता करना। इसके अलावा एक था एस्ट्रोनोटम स्टोप एनालिसिस, किस तरह की ये खाना खाती थी। हर एक शहर का, हर एक इलाके का अपने अपने खाने का दस्तूर होता है, उनकी चीज़ें अलग होती हैं, मसाला अलग होता है, ऑयल अलग होता है। तो उससे कि जब ये बड़ी हो रही थी तब इसने कहाँ का कैसा पानी पिया, किस तरह का खाना खाया, ताकि उस ओरिजिन, उस जगह के बारे में पता किया जा सके। इसके अलावा पहली बार ये हुआ था नॉर्वे की हिस्ट्री में जब उन्होंने इस तरह की जांच की, और सिर्फ उसका रीजन और उसका वो पता करने के लिए। फिर उसके जो टिश्यूज़ के सैंपल थे, डीएनए बहुत तरक्की कर गया तो पुलिस ने अब नए तरीके से उसके उस डीएनए को का वो सारा वो निकाला, ताकि अगर किसी भी नियरेस्ट रिलेटिव से वो डीएनए का सैंपल मैच कर जाए तो पता चल जाएगा। जैसे डीएनए में आजकल आपको पता है कि डायरेक्ट, मान लीजिए मेरे 2, 4, 3 पीढ़ी के पुराने का भी अगर कोई डीएनए निकलता है और वो हम में से कई लोगों के साथ मैच करता है, तो परसेंटेज होते हैं 80, 90, जिसका हाईएस्ट क्लोजअप एकदम नज़दीक तक जाए तो वो मैच कर जाता है। तब उन्होंने इंटरपोल को भी किया, उनके पूरे सैंपल डीएनए के निकाले अब, और कहा है कि ये डीएनए है और इससे क्लोजेस्ट अगर कोई मैच करे तो बताएं। तो अब दिया गया, तो अगर क्लोजेस्ट कहीं मिल गया तो वो ज़्यादा आसानी से पता चल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इन सारे टेस्ट से ये पता चला कि ये लड़की यूरोप की थी। अब सवाल है कि ये थी कौन और क्यों, क्या हुआ। उसको लेके कई थ्योरी थी। पहली थ्योरी आई कि ये लड़की एक स्पाई थी, एक जासूस। जिस वक्त ये 1970 की बात है जब हुआ, तो उस वक्त जो नॉर्वे है ये एक नेटो के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट देश था, और नेटो कई चीज़ों का टेस्ट भी इधर कर रही थी आसपास। और ये नॉर्वे की एक ख़ास बात यह है कि ये सोवियत यूनियन जो है उसके बिल्कुल करीब
और रशियन और इजरायली जो एजेंट है, रशिया के जो केजीबी है और मोसाद के जो इजराइल के जो मोसाद है, कहते हैं कि नॉर्वे में इन लोगों ने उस वक्त डेरा डाला हुआ था। तो एक तो ये है कि ये लड़की स्पाई थी और शुरुआत में ये कहा गया कि ये मोसाद की थी, लेकिन फिर ये हुआ कि ये मोसाद की नहीं थी, क्योंकि इसकी ओरिजिन और बाकी चीज़ें जब इसके बाकी टेस्ट से पता चला तो ये हुआ कि ये यूरोप की थी और इसलिए इजराइल के लिए काम करने का इसका सवाल नहीं होता। पहली चीज़ आई। दूसरी थ्योरी आई कि बिल्कुल हो सकता है और ये लड़की खुद स्पाई ना हो, एक कोरियर हो। हर जासूस, हर एजेंट जो काम करता है वो दूसरों अकेला तो करता नहीं, उसके बहुत सारे हेल्पर होते हैं, कुछ संदेश पहुंचाने वाले होते हैं, कुछ कोरियर टाइप के होते हैं। तो उसमें ये भी है कि ये लड़की कोरियर थी और अलग अलग मतलब या तो किसी जासूस के लिए खबर इधर से उधर पहुंचाने का काम करती थी। तीसरी थ्योरी आई कि ये लड़की इंटेलिजेंस किसी एजेंसी से जुड़ी हुई थी, किसी भी देश की, और उनके लिए काम करती थी। लेकिन इन तीनों जो थ्योरी है उसको लेके लोगों की ज़्यादातर एक राय है कि चाहे ये कोरियर हो या एजेंसी के लिए हो या फिर किसी देश की जासूस हो, बट इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं स्पाइंग से था, जासूसी था। उसकी वजह ये थी मल्टीपल पासपोर्ट, 7 पासपोर्ट अलग अलग जो होटलों में रही, अलग अलग देशों की करेंसी, फ्लुएंटली अलग अलग लैंग्वेज बोलना, स्मार्ट, और जो कोड वर्ड में उसके सारे नोट्स मिले, जिस तरीके का सूटकेस मिला, ये सारी चीज़ें कह रही थी। और पैसे इतने कि कहीं भी आप अच्छे अच्छे होटलों में आने जाने, ये सारी चीज़ें स्पाई की तरफ ही ध्यान दिलाती कि एक जासूस थी। जो दांत के बाद में टेस्ट हुए, उस टीथ एनालिसिस से ये भी पता चला कि इस लड़की की उम्र, उस वक्त शुरू में कहा गया था कि शायद करीब 30 साल है, कहा गया कि नहीं, इसकी उम्र 40 to 45 के बीच में थी, 40 से 45 साल के बीच में। तो ये नई चीज़ें सामने आई और इसके बाद अब ये हुआ कि इंटरपोल इसमें बीच में आ गई है। 16 के बाद डीएनए का सैंपल लिया गया है। जिन जिन देशों में इसके ज़्यादा उस वहाँ की नागरिकता होने की गुंजाइश है, वहाँ के उससे डीएनए सैंपल को मैच कराने की बात की गई है। अब एक और भी खुलासा हुआ है और वो ये कि अब तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो शुरुआत में 2 महीने में सुसाइड कह के बंद कर दिया गया था, उनका मानना है कि अगर ये एक स्पाई है और जिस तरीके से हर एक पहचान, हर एक आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की गई, उससे साफ है कि एक मर्डर है, सुसाइड नहीं है। तो अब ये कातिल कौन है, किस देश की जासूस थी भी कि नहीं थी, किसी का चारा बनी, ये सारे सवाल अभी भी एक रहस्य है, एक पहेली है। 52 साल हो गए, आज भी ईजडल वुमेन, जिसकी लाश एक कॉफिन में रखी हुई है इस उम्मीद पर कि उसका कोई अपना आए तो वो कॉफिन खुले, उसे सौंपा जाए और फिर उसका नाम पता चले। लेकिन 52 साल तो हो गए, आज भी उस नाम की तलाश है, आज भी उस नाम की जगह पे उसे द ईजडल वुमेन ही पुकारा जाता है। और आज भी ईजडल वुमेन का रहस्य एक रहस्य है। 52 साल से नॉर्वे की हिस्ट्री में जुड़ा होता है, ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य होती है। आज की कहानी 19 साल की एक ऐसी लड़की की कहानी है, एक खूबसूरत सी लड़की जो जब उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, उसे किडनैप कर लिया गया। 34 साल बीत गए, 34 ईयर्स। अगर 19 और 34 को हम जोड़ दें तो करीब 53 साल, 53 ईयर। इस वक्त उसकी एज होगी 53 ईयर। लेकिन वो कहाँ है, किस हाल में है, किसने उसको किडनैप किया, जिंदा भी है कि नहीं है, रखा है तो किस जगह रखा है, किडनैप करने का मकसद क्या है, इतने लंबे वक्त तक उसको क्यों बंधक बना के रखा, ये सारे सवाल सिर्फ सवाल ही हैं। आज भी बाकायदा एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, पुलिस की तरफ से बाकी चीज़ें जारी की जाती हैं कि अगर किसी को जानकारी हो इस लड़की के बारे में तो ज़रूर बताएं, इनाम भी देंगे। FBI ने $20,000 2019 में शायद रिवॉर्ड रखा था कि जो भी सही लोकेशन या जानकारी देगा उसे इनाम में मिलेगा। लेकिन 34 साल बीत गए, इस किडनैपिंग से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज़ पुलिस और बाकी एजेंसियों को नहीं मिली तो सिर्फ कुछ तस्वीरें, जो और भी इस केस को पेचीदा कर देती हैं।
कहानी एक मुल्क से शुरू होकर दूसरे मुल्क पर जाकर ख़त्म होती है। ये कहानी है न्यू मैक्सिको की। न्यू मैक्सिको में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था तारा कैलिको। तारा कैलिको 19 साल की एक लड़की, पढ़ाई लिखाई कर रही थी। फैमिली में माँ और सौतेले पिता, लेकिन सौतेले पिता भी तारा को बहुत प्यार करते थे और ज़िंदगी खुशनुमा थी, खुशगवार थी, अच्छी खासी सब चल रही थी। 20 सितंबर 1988, 20 सितंबर 1988 की कहानी है। सुबह के करीब 9:30 बजे थे। तारा को बाइक चलाने का बड़ा शौक था और शुरुआत में उसके बाइक के पीछे उसकी माँ भी बैठती थी, जिनका नाम था पैटी डोयल, और वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, जैसे हर माँ करती है। लेकिन बाद में पैटी डोयल को ये फील हुआ कि जब वो बाइक पे जाती है तो कोई कार उनको फॉलो करता है, पीछा करता है, तो वो थोड़ी घबरा गई, डर गई। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बाइक पे नहीं बैठूंगी। तारा को भी उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कोई उस वक्त स्प्रे और ये सारी चीज़ें आती है ले लो, ताकि कोई पीछा कर रहा हो तुम्हें कभी पकड़े तो तुम उसकी आंखों में स्प्रे डाल देना, फिर वहाँ से निकल लेना हिफाजत से। पर तारा हंसी में टालती रही। 20 सितंबर 1988, तारा सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकलती है, अपनी माँ से कहती है कि उसे कुछ काम में बाइक पे जाती है और कहती है कि आज करीब दोपहर को 12 बजे के आसपास उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ टेनिस खेलना है और दोनों ने ये लाइन अप कर रखा है। माँ कहती है ठीक है। चूँकि फॉलो करते थे कार वार और ये सारी चीज़ें थी, और न्यू मैक्सिको क्राइम व्राइम बहुत होता है, तो हमेशा तारा का रूटीन था कि अपनी माँ को जहाँ भी जाती थी बता कर जाती थी और ये भी कहती थी कि अगर मैं इस वक्त तक ना लौटूँ तो आप मेरे बारे में खबर कर लेना। अब उस ज़माने में मोबाइल और बाकी चीज़ें तो थी नहीं। तो उस दिन भी तारा ने कहा कि मैं 12:30 तक घर लौट आऊँगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टेनिस खेलने के बाद, और अगर मैं नहीं लौटी तो फिर आप मेरे बारे में खोज खबर कर लेना। रूटीन में शामिल था ये। तारा घर से निकलती है। बाइक पे जाते वक्त उसके पास एक तो वॉकमैन था, एक हेडफोन था और एक कैसेट था। उस ज़माने में म्यूज़िक लोग वैसे ही सुनते थे। वॉकमैन याद होगा आप लोगों को, छोटा छोटा आया करता था और अपने अपने पसंद के कैसेट होते थे जिसमें गाने होते थे। तो वॉकमैन, हेडफोन और कैसेट अपने जैकेट में डालती है, सर पे हेडफोन लगाती है, बाइक पे बैठकर तारा वहाँ से रवाना हो जाती है। दोपहर के 12:30 बज जाते हैं, 12:30। तारा कैलिको घर लौट कर नहीं आती। उसकी माँ को चिंता होती है, पर उसे मालूम था किस रूट से गई है। अब माँ को चूँकि माँ बेटी में बात हो चुकी थी, उसने कहा चलो मैं ढूंढने जाती हूँ उसी रूट से जिस रूट से वो बाइक और उसने बता कर गई थी कि मैं कैसे कैसे कहाँ जाऊँगी, टेनिस खेल के फिर वापस आऊँगी। माँ उस रूट को फॉलो करती है, लेकिन रास्ते में कहीं कुछ नहीं मिलता, न तारा न उसकी बाइक। माँ परेशान घर लौटती है कि शायद वो घर लौट आई हो पीछे में, बट घर में भी तारा नहीं। इधर उधर उसको दोस्तों को पूछती है, ढूंढती है। शाम हो जाती है। शाम तक जब तारा की कोई खबर नहीं मिलती, और ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं, तब तारा की माँ पैटी डोयल वेलेंसिया काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट, ये वहाँ की पुलिस है, तो वेलेंसिया काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करती है और बताती है कि मेरी 19 साल की बेटी, जिसका नाम तारा कैलिको है, 12:30 तक घर आना था, वो घर नहीं लौटी और उसके बारे में कोई खबर नहीं है, किसी भी मेरे जानकार के यहाँ है नहीं। जैसे ही शेरिफ को यह खबर मिलती है, एक टीम लगाई जाती है, उसे ढूंढा जाता है, माँ से पूरा लोकेशन पूछा जाता है। तब तक अंधेरा हो चुका था। पुलिस की टीम उस रूट पे अपने लोगों को भेजती है और कहती है कि सड़क किनारे भी चेक करो। पुलिस की टीम सब चेक करती है, तो एक जगह पे सड़क किनारे तारा का जो वॉकमैन था टूटा हुआ और कैसेट, ये दोनों मिलता है, हेडफोन नहीं मिलता। सड़क किनारे पड़ा हुआ, जिस जगह पे ये पड़ा हुआ था उस जगह पे सड़क पे टायर के कुछ मार्क्स थे, और वो मार्क्स थे बाइक के, और जिस तरीके का बाइक की हुलिया बताई थी तारा की माँ ने, वो उसी से जल कर रहा था, मैच कर रहा था। तो ऐसा लगा कि शायद तारा के साथ ज़बरदस्ती की गई, उसके बाइक के साथ भी, और ये बाइक के घिसटने का और उस तरीके के टायर के निशान बने। लेकिन आसपास में और कोई ऐसा सबूत, कोई सुराग नहीं मिला, ना बाइक मिली ना तारा, सिर्फ वॉकमैन मिला और हेडफोन मिला, बल्कि टेप, हेडफोन नहीं। अब पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, लोगों से अपील करती है कि इस दिन 20 सितंबर को सुबह से लेकर दोपहर तक किसी ने एक लड़की को इस बाइक पे जा रही थी देखा हो तो बताए। कोई विटनेस नहीं आता। कई दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, दिन से महीना हो जाता है, तारा का कोई पता नहीं चलता।
इस दौरान में तारा के घर वाले पुलिस से कहते भी हैं कि हम रिवॉर्ड भी देंगे अगर कोई पता चल जाए, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। तभी कुछ वक्त बीतता है तो अचानक अब 7 विटनेस सामने आते हैं, 7 चश्मदीद, सातों बयान देते हैं अलग अलग। वो कहते हैं 20 सितंबर 1988 की दोपहर को उन्होंने एक लड़की को बाइक पे देखा था जिसका हुलिया फ़ोटो जो देखा है वो तारा जैसी है, और उसने हेडफोन लगा रखा था और वो उसी रास्ते से गुजर रही थी जिस रास्ते से उसे होकर जाना था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा तो ये भी देखा, एक चश्मदीद ने कहा कि तारा की बाइक के पीछे एक वाइट कलर का एक ट्रक जो है वो उसके पीछे पीछे चल रहा था, और ये बात होगी करीब 11:15 बजे की, 11:45 AM, और तारा को घर पहुंचना था 12:30 बजे दोपहर को। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा था कि कुछ एक वाइट कलर की पिकअप ट्रक जो है वो उसके पीछे पीछे थी। अब पुलिस ने उस जो पिकअप ट्रक था उसके हुलिये से मिलती जुलती सारी चीज़ें पता की, लेकिन कोई नहीं मिला, ना बाइक मिली। 9 महीने बीत गए, तारा की गायब हुए हुए, कुछ पता नहीं, न कोई रैंसम कॉल, न तारा की जिंदा मुर्दा होने की खबर, कुछ पता नहीं। पुलिस इधर न्यू मैक्सिको की अपनी लगातार काम पे लगी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं। 9 महीने बीतने के बाद अचानक 15 जून 1989, 9 महीने हो गए थे अब तारा की गुमशुदगी के। 15 जून 1989 की बात, न्यू मैक्सिको से बहुत दूर, उस देश से दूर, अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में अब ये कहानी एक नई करवट लेती है। 15 जून 1989 को एक महिला फ्लोरिडा के एक इलाके में, जिसका एक नाम है वहाँ पे पोर्ट सेंट जोए फ्लोरिडा, तो यहाँ पे एक महिला पहुँचती है। एक वहाँ पे एक स्टोर हुआ करता था छोटा सा, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो उस स्टोर के पास जब वो जाती है तो वहाँ स्टोर के बाहर एक पार्किंग लॉट था। उस पार्किंग लॉट से जब वो गुजर रही होती है, रूट नंबर 98 की पार्किंग लॉट थी ये, वो पोर्ट सेंट जो फ्लोरिडा में। तो इस महिला की नज़र अचानक एक कार के करीब नीचे पड़ी हुई एक तस्वीर पे पड़ती है। ये महिला उस तस्वीर को उठाती है, उस तस्वीर को गौर से देखती है। उस तस्वीर की खासियत ये थी कि उस महिला को देख के ही कुछ डाउट हो जाता है। उस तस्वीर में जो इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा, ये वही तस्वीर है जो अभी दीपक को बोलूँगा कि इसके साथ लगाएगा। एक लड़की और एक लड़का, एक छोटा सा बच्चा और एक लड़की, एक छोटी सी जगह पर है। बेड पे सब कुछ अस्त व्यस्त है, पिलो है बीच में शायद। लड़की के और लड़के के दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, मुंह पे टेप है। लड़की ने शॉर्ट और टी-शर्ट पहन रखा है, और ये देख के लग रहा है कि किसी गाड़ी के अंदर की तस्वीर है ये। अब या तो वैन है या कुछ ऐसी चीज़ है। और इस तस्वीर में साफ तौर पे दिख रहा है कि दोनों की आंखों में दहशत है, दोनों डरे हुए हैं। इस तस्वीर में ये भी देखकर पता चल रहा है कि तस्वीर में जो लाइट का सोर्स है वो सामने की तरफ है, और ये दोनों डायरेक्ट कैमरे को देख रहे हैं। और शायद उस कैमरे की तरफ ही जो एक दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, या खिड़की हो सकती है जिससे रोशनी आ रही है, और उस रोशनी में ये तस्वीर ली गई है। तो अब इस तस्वीर को देख के कोई भी घबराएगा, क्योंकि इस तस्वीर में जो दोनों जिस तरीके से दिख रहे हैं, पहली नज़र में साफ पता चल रहा है कि ये दोनों बंधक हैं। इन दोनों को पकड़ के जबरन रखा गया है, और इनके साथ कुछ भी हो सकता है। जब वो महिला ये तस्वीर देखती है, वो फ़ौरन स्टोर की तरफ जाती है और वहाँ से पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस पहुँच जाती है, वो पुलिस को ये तस्वीर देती है। अब पुलिस को महिला बताती है कि उसको ये तस्वीर कहाँ मिली। वो बताती है कि पार्किंग लॉट से वो गुजर रही थी, तस्वीर नीचे पड़ी हुई थी। पुलिस उस तस्वीर को देख के अंदाज़ा लगाती है कि तस्वीर किसी वैन की है। तो पूछती है आपने और क्या देखा? उसने कहा मैंने एक वहीं पे जहाँ पे ये तस्वीर पड़ी हुई थी उसके बराबर में एक मैंने विंडोलेस टोयोटा कार देखी थी जो पार्क थी। टोयोटा कार वैन थी वो, और वो विंडोलेस थी, उसमें विंडो नहीं था, और उसमें एक बंदा बैठा हुआ था जिसकी उम्र 30 से 35 के बीच में होगी। उसकी मूछें थी। पुलिस फ़ौरन उस जगह पे पहुंचती है, लेकिन वो वैन नहीं थी वहाँ पे, गायब। अब ये तस्वीर मिलती है, तस्वीर मीडिया तक पहुंचती है। इसके बाद एक वहाँ पे टीवी शो हुआ। उस टीवी शो में बाकायदा इस तस्वीर को दिखाया गया।
जब इस तस्वीर को दिखाया गया और इस तस्वीर को देखने के बाद एक पैटी डोयल जो तारा की माँ थी, उनके जानकार ने ये तस्वीर अमेरिका में देखी। उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि एक शो में ऐसी तस्वीर आई है। गायब हुए हुए अब 9 से 10 महीने से ज़्यादा हो चुका है तारा को। वो तस्वीर पैटी डोयल देखती हैं और फ़ौरन पहचान लेते हैं कि हाँ, ये उनकी बेटी तारा की तस्वीर है। उस तस्वीर को पहचानने की उनकी एक और वजह और दलील और थी कि इस तस्वीर में एक किताब रखी हुई है तारा के बराबर में, माई स्वीट ऑड्रीना। ये उसकी फेवरेट बुक थी और जो इसका ऑथर था वो उसका फेवरेट ऑथर था। तो ये तस्वीर और उसके साथ ये किताब, इन सब को देखकर तारा की माँ ने पहचाना कि ये उसकी बेटी है। अब सवाल ये था कि उसके साथ एक बच्चा भी इसी तस्वीर में है, छोटा सा है। ये बच्चा कौन है? इत्तेफाक से इस शो पे एक और शख्स ने देखा और उसने पहचाना कि ये जो बच्चा है इसको मैं जानता हूँ, और ये भी उसी न्यू मैक्सिको का है। इस बच्चे का नाम था माइकल हेनली और इसकी उम्र थी 9 साल। उसने माइकल हेनली के फैमिली को कांटेक्ट किया और उसने कहा कि ये तस्वीर है और यहाँ पे शो पे चला, आप देखिए। माइकल हेनली के घर वालों ने पहचान लिया कि हाँ, ये उनका बच्चा है। पता चला कि मई 1988 में, सितंबर 1988 में तारा गायब हुई थी, 20 सितंबर को। और मई 1988 में, मानी कि उससे 2-4 महीने पहले ही माइकल हेनली गायब हुआ था, उसी न्यू मैक्सिको से। जिस जगह से तारा गायब हुई थी उससे करीब 75 माइल्स दूर, 75 मील दूर से न्यू मैक्सिको में ही ये माइक हेनली गायब हुआ था। और इत्तेफाक से 2-3 महीने पहले ये गायब हुआ, बाद में तारा, 75 मील की दूरी। लेकिन तस्वीर में दोनों एक साथ। दोनों के घर वालों ने जब इसे पहचाना तब न्यू मैक्सिको पुलिस को भी लगा कि इसमें एक नई थ्योरी आई है। लेकिन एक सवाल बेचैन और परेशान कर रही थी, और वो ये कि न्यू मैक्सिको में ये गायब हुए दोनों, फ्लोरिडा में तस्वीर मिलने का क्या मतलब है? क्या ये लोग फ्लोरिडा में हैं? क्या उनको अमेरिका ले जाया गया? अब वहाँ की भी एजेंसियाँ और पुलिस और FBI से कांटेक्ट किया जाता है, उनसे हेल्प मांगी जाती है, FBI की टीम भी लगती है। इस दौरान में इस तस्वीर को स्कॉटलैंड यार्ड के पास भेजा जाता है ताकि वो पता कर सके कि ये रियल फ़ोटो है और इसमें वाकई जो तारा है उनकी फैमिली से और सारी डिटेल्स लेकर। तो वहाँ लैब में इसकी पूरी टेस्टिंग होती है और पता चलता है कि स्कॉटलैंड यार्ड अपनी रिपोर्ट देती है कि हाँ, ये लड़की तारा ही है जो सितंबर 1988 से गायब है, और ये लड़का भी माइकल हेनरी है जो गायब है। एक और चीज़ थी, अब गायब हुई थी 88 में। जब इस तस्वीर को देखा गया तो पुलिस और बाकी एजेंसियों ने जब उसकी पूरी वो की तो पता चला कि ये जो पिक्चर ली गई है, ये पिक्चर जिस फिल्म से खींची गई है वो 1989 से पहले अवेलेबल ही नहीं था मार्केट में। तो इसका मतलब है कि ये तस्वीर 89 की थी और मई 89 के बाद की ही ये तस्वीर है। मिली थी ये जून 1989 में और ये तस्वीर खींची गई थी मई में, क्योंकि इसकी जो फिल्म थी वो उससे पहले मार्केट में आई नहीं थी। तो इसका मतलब है कि ये लेटेस्ट पिक्चर थी। अब इसके बाद फिर तफ्तीश शुरू हुई, लग गई, अमेरिका में भी ढूंढा जाने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, न तारा मिली न माइकल मिला। लेकिन इस दौरान में फिर एक और तस्वीर सामने आई। इस बार 2 तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक न्यूड लड़की थी और ये एक ट्रेन के अंदर की तस्वीर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रेन खाली है। 2 तस्वीरें, एक में न्यूड लड़की और एक में एक ट्रेन के अंदर बैठी हुई एक लड़की और उसके साथ एक को पैसेंजर है। उसकी आंखों में बड़ा सा चश्मा है और बिग ग्लास। इन तस्वीरों को भी जब आया और ये फिर वैसे ही किसी गुमनाम जगह पे पड़ी हुई किसी के शख्स के हाथ लगी, उसने फिर पुलिस तक पहुंचाई। इन तस्वीरों की भी जांच की गई। जब इन तस्वीरों की जांच की गई तो फिर जो पॉटी डोयला है तारा की माँ, उन्होंने पहचान लिया, ख़ासतौर पर जो न्यूड पिक्चर का क्लोजअप था पूरा, कि उनकी बेटी की तस्वीर है। अब उस ट्रेन में एक पैसेंजर था लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। तो 3 तस्वीर आ गई और इन तस्वीरों के ज़रिए जो भी इसके पीछे था किडनैपर, वो मैसेज दे रहा था या क्या कर रहा था ये किसी को नहीं मालूम कि ये ज़िंदा है, क्योंकि ना उसने रैंसम के लिए कॉल किया, ना उसने कोई और डिमांड की, ना ही उसने छोड़ा। लेकिन ये तस्वीर भी उसकी बिना मर्जी के लीक नहीं हो रहा, तो तस्वीर भी जारी कर रहा। अब इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, उसका मकसद, मोटिव क्या था, ये कोई नहीं समझ पाया। बहुत पुलिस और तमाम चीज़ें लगी रहीं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
इस दौरान में अपनी बेटी की वापसी की राह तकते तकते 2006 में जो तारा की माँ है उनकी डेथ हो गई और ये वहीं फ्लोरिडा में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी क्योंकि सारी तस्वीरें उधर ही से आ रही थी। तो 2006 में यानी कि तारा की गुमशुदगी के 18 साल के बाद बेटी की जुदाई, बेटी की याद कैसी होगी, क्या होगी, इस गम में जो पॉटी डॉयल है उनकी माँ, उनकी डेथ हो गई। आज भी मैक्सिको में, न्यू मैक्सिको में जिस घर में ये रहती थी तारा, उसका बेडरूम को उसके घर वालों ने, माँ बाप दोनों ने वैसे ही सजा कर रखा है। चाहे वो क्रिसमस हो या तारा का बर्थडे हो या कोई और ओकेज़न हो, जो गिफ्ट जब जब देते थे वो सारे गिफ्ट उसकी गैर हाजिरी में आज भी रखते हैं। अब माँ नहीं है तो पिता रखते हैं और उस कमरे को यूं ही सजा कर साफ़ सुथरा हमेशा रखते हैं इस उम्मीद में कि उनकी बेटी आएगी, चाहे वो बाकी सारी उसकी पसंदीदा चीज़ें हों उस कमरे में। और दूसरी तरफ 34 साल बीत गए। 19 साल की तारा इस वक्त 53 साल की होगी, 53। लेकिन कहाँ है, जिंदा है नहीं है, किसके कब्ज़े में है, इतनी लंबी किडनैपिंग करने वाले का मकसद क्या था, ये सारे सवाल आज भी एक रहस्य हैं। जब से साइंस ने तरक्की की है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम करने का तरीका, क्राइम को सॉल्व करने का तरीका, सब पे असर पड़ा है और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, बदली हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो एक अमेरिका के ऐसे शहर की कहानी है जो पिछले 33 सालों में एक केस को सुलझा नहीं पाया और अब इंतजार कर रहा है कि साइंस तरक्की करे, डीएनए की जो रिसर्च है वो और एडवांस हो। लेकिन यकीन है कि एक दिन वो इस केस को सॉल्व कर देंगे। हालांकि इस केस के साथ एक दिक्कत ये भी है कि एक डीएनए का जो सैंपल आज से 33 साल पहले कलेक्ट किया गया था मौका वारदात से, उसके नमूने बहुत कम बचे और इतना कम है वो कि अगर साइंस जल्दी तरक्की करती है, जो कि उम्मीद है, डीएनए का रिसर्च और ज़्यादा बेहतर होता है तो शायद उसके ज़रिए कातिल तक पहुंचा जा सकता है। तो एक शहर की पुलिस साइंस के और ज़्यादा बेहतर करने, साइंस की तरक्की का इंतज़ार कर रही है ताकि 1 2 नहीं 4 कत्ल के केस को सुलझा सके। कहानी अमेरिका की है, अमेरिका के एक शहर ऑस्टिन की है। टेक्सास के पास है ये जो ऑस्टिन शहर। बात है 6 दिसंबर 1991 की, 6 दिसंबर 1991। ऑस्टिन में एक योगर्ट शॉप, दही की दुकान जिसे हम लोग कहते हैं, मीठी दही भी कह लें, मिष्ठ दही बोल दें, तो उसकी एक दुकान थी। उस दुकान में 2 लड़कियां काम करती थी। उनमें से एक का नाम था एलिजा थॉमस, 17 साल उम्र, दूसरी जेनिफर हार्विसन, इसकी भी उम्र 17 साल। ये दोनों उसी शॉप में काम करती थी। 6 दिसंबर 1991 को रात के वक्त शॉप बंद करने का वक्त आया। उससे ठीक पहले एक इनकी दोस्त एमी, जिसकी उम्र 13 साल थी, और एक सारा, जो कि जेनिफर हार्विसन की बहन थी, उसकी उम्र 15 साल थी। वो दोनों उस शॉप पे आते हैं कि शॉप बंद होगा, अब चारों लड़कियां साथ इकट्ठे घर के लिए निकलेंगी। तो एलिजा थॉमस, जेनिफर, एमी और सारा, 17 साल की 2 लड़कियां, एक 13 साल की, एक 15 साल की, ये दुकान बंद करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन इसके बाद एक हादसा होता है। ये चारों घर नहीं पहुंचती। घर वाले परेशान होकर जब दुकान पे आते हैं कि अभी तक आई नहीं। इधर दुकान के आस पड़ोस के लोग अचानक उस वक्त चीखने लगते हैं जब देखते हैं इस दुकान में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं, आग को बुझाया जाता है। इसके बाद जब अंदर दाखिल होती है, पुलिस की टीम आती है, तो वहां चारों लड़कियों की लाश मिलती है। लाश जल चुकी थी, लेकिन यह भी पता चल रहा था कि कुछ हिस्से बचे हुए थे। इन लड़कियों के कपड़ों से ही इनके हाथ पैर बांध दिए गए थे और चारों के सर पे गोली मारी गई थी। दुकान जलाने का मकसद शायद यह था कि वहां के जितने भी सबूत हैं उन सबको नष्ट कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। एक दुकान के अंदर 4 लड़कियों का कत्ल, चारों को गोली मारकर, ऑस्टिन पुलिस के लिए बड़ा मसला था, एक बड़ा केस था। इस खबर को जब अखबार में और बाकी लोगों तक पहुंचा तो एक गुस्सा भी आया, क्योंकि एक ही शॉप में 4 लड़कियों का कत्ल अपने आप में एक बड़ा मामला। ऑस्टिन पुलिस अब इसकी तफ्तीश करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि चारों के सर में गोली मारी गई जिससे मौत हुई। बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, उससे पता चलता है कि जो चारों लड़कियों को गोली मारी गई, ये 2 अलग अलग गन से मारी गई है।
एक ही गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। मौका वारदात में जो सारी चीजें तो उससे ये भी थी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग इस कत्लेआम में शामिल हो सकते हैं। अब ऑस्टिन पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है, कोई क्लू नहीं मिलता, कई लोगों से पूछताछ होती है, धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। मामला बड़ा था, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI की भी मदद ली जाती है केस को सॉल्व करने के लिए। FBI की टीम भी लगती है, लेकिन केस सॉल्व नहीं होता। 91 में ये इंसिडेंट हुआ था, 8 साल बीत जाते हैं, 1999 का साल आ जाता है, 1999। 8 साल बाद अचानक ऑस्टिन पुलिस ये ऐलान करती है कि उसने इन 4 लड़कियों के कत्ल के मामले को सुलझा लिया है और इस सिलसिले में वो 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। इन चारों का नाम था रॉबर्ट स्प्रिंगस्टीन, माइकल स्कॉट, मॉरिस पियर्स और फॉरेस्ट वेलबर्न। तो रॉबर्ट, माइकल, मॉरिस और फॉरेस्ट, इन चारों को गिरफ्तार किया गया 1999 में। 8 साल पहले जब ये 4 लड़कियों का कत्ल हुआ था तब ये चारों टीनेजर थे। जब इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद फाइलें खोली गई तो पता चला कि 6 दिसंबर 1991 को जब ये मर्डर हुआ, 7 दिसंबर को कई लोगों से पूछताछ की गई। उनमें ये चारों भी थे जो उस वक्त टीनेजर थे, लेकिन इनके खिलाफ कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं था, इसलिए पूछताछ के बाद इनको छोड़ दिया गया। लेकिन 8 साल के बाद इन चारों को फिर से पकड़ा गया और जब 8 साल पहले चारों से पूछताछ की गई थी, जब वो कत्ल हुआ था उसके अगले दिन, तो उसकी एक वजह थी कि इन चारों में से जो एक लड़का था उसके पास, मॉरिस पियर्स, इसको मॉल से पकड़ा गया था, एक ऑस्टिन शहर के मॉल से, और उसके पास से एक गन मिला था .22 कैलिबर का। ये गन उस क्राइम सीन, जो क्राइम हुआ था, जो 2 अलग अलग पिस्टल से चारों लड़कियों को गोली मारी गई थी, उनमें से एक पिस्टल की रिपोर्ट आई थी कि वो .22 कैलिबर का ही गन था और मॉल के पास से, पियर्स से, यही .22 कैलिबर गन बरामद हुआ। तो पुलिस को लगा कि इसी गन का इस्तेमाल उस क्राइम में हुआ है। तो उसकी पूछताछ के बाद चारों लड़कों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ हुई, लेकिन 8 साल पहले हुए उन चारों कत्ले का कोई रिश्ता इन चारों से, या कोई सबूत, प्रूफ, कोई फॉरेंसिक एविडेंस पुलिस कलेक्ट नहीं कर पाई। मजबूरी में इन चारों को छोड़ देना पड़ा। तो 1999 में ऑस्टिन पुलिस ने 8 साल बाद पहली बार 4 लोगों को पकड़ा, अरेस्ट किया, कहा कि केस सॉल्व हो गया है, लेकिन बिना प्रूफ के, बिना सबूत के अदालत में वो उनको गुनहगार नहीं ठहरा पाई और ये चारों छूट गए। अब बड़ी बेइज्जती हुई ऑस्टिन पुलिस की। कुछ महीने बीते, 1999 का ही था, तभी एक नई टीम आई, इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिसको कहा गया इस केस को सॉल्व करो। उस नई इन्वेस्टिगेटिव टीम ने फिर से रिसर्च किया पूरा, और उसकी भी जाकर आकर सारा चीज ठहर गई इन चारों पर कि यही चारों कातिल हैं। अब नई टीम ने फिर से इन चारों को गिरफ्तार किया। चारों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की। पूछताछ के बाद रॉबर्ट स्प्रिंगस्टीन और माइकल स्कॉट, ऑस्टिन पुलिस ने दावा किया कि इन दोनों ने, रॉबर्ट और माइकल ने, इकबाल जुर्म कर लिया है। यानी उन्होंने मान लिया है कि 6 दिसंबर 1991 को चारों लड़कियों को इन दोनों ने ही मारा था। इनके इकबाल जुर्म के बाद जो बाकी 2 बचे हैं, मॉरिस पियर्स और फॉरेस्ट वेलबर्न, इन दोनों को पुलिस ने बरी कर दिया और छोड़ दिया, क्योंकि अब 2 के कन्फेशनल स्टेटमेंट थे। अब उन दोनों को छोड़ दिया और इन दोनों को, जिनके स्टेटमेंट थे, इकबाल जुर्म था, इन दोनों के ऊपर मुकदमा चलाया। मुकदमा चला अदालत में। मुकदमे के दौरान इन दोनों को सजा भी हो गई। मान लिया गया कि यही दोनों उन चारों लड़कियों के कातिल थे। लेकिन इस सजा के कुछ वक्त के बाद इस सजा को कोर्ट में फिर से चुनौती दी गई, चैलेंज किया गया। और ये सजा किस ग्राउंड पे दिया गया था, वो ये कि इन दोनों ने इकबाल जुर्म किया और दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा कि इसने गोली मारी और उसने कहा इसने गोली मारी। यानी कि रॉबर्ट कह रहा है कि माइकल ने गोली मारी और माइकल कह रहा है कि रॉबर्ट ने मारी। तो दोनों के इकबाल जुर्म कोर्ट में रखा गया, कोर्ट ने सजा सुना दी। लेकिन उसी वक्त वहां पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, कुछ बदलाव आए, और उसी नए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर रॉबर्ट और माइकल को अदालत ने बरी कर दिया। ग्राउंड ये दिया कि इकबालिया बयान दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे और पुलिस ने इनके बयान का इस्तेमाल किया, लेकिन इन दोनों को कोर्ट में एक दूसरे से सवाल जवाब करने का मौका नहीं दिया। जो कुछ हुआ वो कोर्ट पुलिस के सामने हुआ, पुलिस में स्टेटमेंट दिया गया
और जब अदालत में मुकदमा चला तो ना अदालत ने ना पुलिस ने इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस चेक करने या एक दूसरे से सवाल करने की इजाज़त नहीं दी और ये उनके राइट्स का उल्लंघन था। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर अदालत ने इन दोनों को बरी कर दिया। हालांकि तब तक ये मुकदमा लंबा चला था, करीब 10 साल ये दोनों जेल में काट चुके थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर फिर इन दोनों को बरी कर दिया गया। बरी होने के बाद एक बार फिर 1991 का वो मामला वहीं आकर खड़ा हो गया कि आखिर उन 4 लड़कियों का कातिल कौन है। पुलिस की कई बार फजीहत हो चुकी थी, केस पे अब कोई हाथ डालने को तैयार नहीं, कातिल मिल नहीं रहा, साख का सवाल था। इसी दौरान में अब इसी ऑस्टिन में एक अटॉर्नी जनरल उनकी पोस्टिंग होती है। ये अटॉर्नी जनरल जब यहां पर आते हैं तो इनका यह था कि इस केस के बारे में इन्हें भी जानकारी थी। इन्हें लगा कि इस केस को सॉल्व करना चाहिए, पर कैसे? अब सबूत कोई नहीं, न फिंगरप्रिंट्स न बाकी चीजें, तो क्या किया जाए? तभी इन अटॉर्नी जनरल को लगा, बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे टेक्सास के, मिस्टर रॉबर्ट, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जब कोई सबूत प्रूफ मिल नहीं रहा है तो क्या ना हम लोग फॉरेंसिक और साइंस की तरफ चलते हैं, डीएनए की तरफ चलते हैं और वहां से कुछ निकालते हैं। तब तक डीएनए में बहुत सारी नई चीजें आ गई थी जो 91 में नहीं थी। इसी के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कहा कि क्राइम सीन से जब 4 लड़कियों की सारी चीजें बरामद हो गई तो उनके कुछ सैंपल भी, डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किए गए और वो रखे गए होंगे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि एक नया डीएनए का तरीका आया था जब ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आए, और उसका नाम था YSTR टेस्टिंग। अब ये YSTR टेस्टिंग क्या है? ये एक तरह का डीएनए का ही पार्ट है। इसमें यह होता है कि 4 लड़कियां थी, इनके वेजिनल स्वैब के नमूने लिए गए और उन नमूनों के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि कत्ल से पहले इनमें से किसी को मॉलेस्ट तो नहीं किया गया, इनका यौन शोषण तो नहीं किया गया, इनको रेप करने की कोशिश तो नहीं की गई। तब यह टेस्ट हुआ कि इन 4 लड़कियों के वेजिनल स्वैब यानी प्राइवेट पार्ट्स के नमूने लिए गए थे जो रखे हुए थे। अब उन्होंने कहा कि इसको YTR टेस्ट करते हैं कि क्या इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। टेस्ट के लिए भेजा गया। रिपोर्ट चौंकाने वाली आई। उन 4 में से एक लड़की के वेजिनल स्वैब में एक मेल का सैंपल मिला, एक आदमी का। इसे साबित हो गया कि कहीं ना कहीं उसके साथ, उस एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। और इसी दौरान में उसके वेजिनल स्वैब में YTR टेस्ट के जरिए पता चला कि एक गुमनाम मेल का सैंपल मैच कर गया डीएनए का। अब ये एक बड़ी कामयाबी थी। अब लगा कि ये जो 4 अब तक बचते आए थे, इकबालिया बयान भी दिया, अब नहीं बचेंगे। अब जब आया कि उन 4 में से एक मेल का पाया गया है, तब उस मेल के डीएनए को इन 4 लड़कों से मिलान कराया गया। दिल थाम के उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट आई तो उन 4 में से किसी से भी उस सैंपल का मिलान नहीं हो पाया। यानी जिस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स या वेजिनल स्वैब से जो सैंपल लिए गए थे और एक मेल का उसमें डीएनए मिला था, वो मेल ये 4 में से कोई नहीं था। यानी ये साबित करता था कि ये 4 बेकसूर हैं। अब यहां पे फिर से आके मामला वहीं उलझ गया। लेकिन सवाल यह था कि फिर वो गुमनाम शख्स कौन है, वो मेल कौन है जिसका सैंपल मिल रहा है एक लड़की के इस रिकॉर्ड में। तो फिर यह हुआ कि हो सकता है जब ये क्राइम हुआ तो बहुत सारे लोग आए थे, पोस्टमार्टम हुआ, तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव टीम थी वो, या फिर जो मेडिकल के सारे लोग थे जिन्होंने, जो टच में आए इस बॉडी के, इनमें से किसी का हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने इसके बाद 100 लोगों की एक लिस्ट बनाई, 100 लोगों की, जो या तो फिर जांच अधिकारी थे पुलिस की तरफ से और या फिर मेडिकल टीम के पार्ट थे जो इस बॉडी के करीब गए, और कहा गया कि इन 100 लोगों की एक लिस्ट बनाकर इन सब के भी सैंपल टेस्ट किया जाए कि वो जो एक वेजिनल स्वैब से एक सैंपल मिला है वो किसी से मैच तो नहीं करता इनमें से। अब 100 और लोगों के टेस्ट लिए गए। उस 100 टेस्ट में से किसी की भी नमूने की जांच उस एक लड़की के नमूने की जांच से मेल नहीं खाया, यानी कि वो 100 के 100 भी उसमें नहीं थे।
तो चारों आरोपी जिनके ऊपर शक था उनसे मैच नहीं किया, जो 100 और लोगों थे उनके साथ भी मैच नहीं किया, जिसमें तमाम मेडिकल और उसके तमाम लोग थे। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो 2009 आ गया, मतलब 91 से करीब 19 साल बीत गए। 2009 में आखिरकार 2 को तो पहले ही बरी कर दिया गया था, 2 ने इकबाल जुर्म किया था तो उसे सजा हुई थी, लेकिन 2009 में रॉबर्ट स्प्रिंगस्टीन और माइकल स्कॉट, इन दोनों पे लगे तमाम इल्जामों को कोर्ट ने वापस हटा दिया। अब ये दोनों आजाद थे, इनके ऊपर इन चारों लड़कियों का के कत्ल का कोई मामला नहीं था, हालांकि दोनों 10 साल जेल में रहे। तो यहां से यह साबित हुआ कि ये शायद बेकसूर थे, 2 को तो पहले ही बरी कर दिया गया था। अब 2009 में बरी हो गए, ऑस्टिन पुलिस फिर भी लगी रही, जो जब भी वहां नया कोई अफसर आता, नई टीमें आती। हालांकि शुरू में इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, एक पुलिस की ऐसी टीम जो सिर्फ इन 4 लड़कियों के कत्ल की जांच करे, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ काम करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब भी ऑस्टिन में कोई नया पुलिस अफसर आता, इस केस पे उसकी नजर जरूर पड़ती कि आखिर ये केस सुलझ क्यों नहीं रहा। 2017 आ गया, 2017, यानी करीब 26 साल बीत गए थे चारों लड़कियों के कत्ल के। एक नया पुलिस अफसर ऑस्टिन में आया, उसने भी इस केस को स्टडी किया। अपना काम करते हुए उसने इस केस की भी जांच शुरू कर दी बड़ी खामोशी से। इसी दौरान में ऑस्टिन में पब्लिक ऑनलाइन डीएनए डाटाबेस है। ये डाटाबेस पब्लिक ऑनलाइन डीएनए डाटाबेस, जिसमें तमाम लोगों के डीएनए के सैंपल कलेक्ट करके रखे जाते हैं। और ये इसलिए था कि एक पॉपुलेशन स्टडी, आबादी को स्टडी करने के लिए ऐसे डेटाबेस अलग अलग जगहों पे होते हैं। तो पब्लिक ऑनलाइन डीएनए डेटाबेस एक डेटा बैंक, जिसमें सारे लोगों के डेटा थे डीएनए के, वो वहां पे जमा किया गया था। इस अफसर को लगा कि ये जो वेजिनल स्वैप से YTS का जो सैंपल किया गया था और एक गुमनाम रहस्य आदमी का मिला है, बट वो कौन है आज तक पता नहीं चला, तो क्या ना इस डेटाबेस से पता किया जाए डीएनए के। उसने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और उस सैंपल के जरिए उसका मिलान करना शुरू किया। हैरत अंगेज तौर पर उसे कामयाबी मिली। एक शख्स का डीएनए उस लड़की के एक वेजिनल स्वैप के उससे मैच कर गया। खुशी के उसके ठिकाना नहीं, करीब 26 साल बाद उसने केस सॉल्व कर दिया। लेकिन थोड़ी देर में यह खुशी काफूर हो जाती है, क्योंकि जिस शख्स से ये मैच किया, उस डेटा बैंक में उस डीएनए वाले शख्स का, जिसका वो डीएनए था, उसका नाम ही नहीं था, सिर्फ एक नंबर था। अब उसने कहा ये कैसे? फिर उसने पता किया तो पता चला कि ये जो डीएनए इसका सैंपल रखा गया था, ये FBI ने जमा किया था और FBI ने ही इसको खुफिया तौर पर उसका नाम नहीं दिया था। अब भी उम्मीद की किरण बाकी थी। उस पुलिस अफसर ने अपने सीनियर के जरिए FBI को कांटेक्ट किया और कहा कि यहाँ के जो पब्लिक ऑनलाइन डेटाबेस में एक डेटा ऐसा है, एक शख्स का डीएनए है जो हमारे केस से मैच कर रहा है, लेकिन उस शख्स के बारे में हम जानते नहीं, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, तो आप हमें बताएं, क्योंकि आप ही ने इसको जमा किया है। FBI ने उसके डिटेल देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये प्राइवेसी लॉ के खिलाफ है। हमने पॉपुलेशन स्टडी के लिए तमाम लोगों के डीएनए के डेटा को जमा किया है, किसी और चीज के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, और जो प्राइवेसी लॉ है ये उसका उल्लंघन होगा, तो हम उस शख्स का नाम नहीं बता सकते। ऑस्टिन पुलिस की सारी उम्मीदें यहाँ के एक बार फिर दम तोड़ गई कि केस सुलझाने के करीब आ गए, लेकिन अब पता नहीं चल रहा, मैच तो कर रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, अब क्या करें। तभी ऑस्टिन पुलिस ने FBI से बहुत गुजारिश की, उन्होंने सुना नहीं। इसके बाद एक और शख्स की एंट्री होती है, और ये शख्स थे वहां के कांग्रेसमैन जो इत्तेफाक से ऑस्टिन के रहने वाले थे। और उन कांग्रेसमैन वहां पे जो होते हैं वो लोग काफी पावरफुल होते हैं, तो FBI ने मना कर दिया। लेकिन ऑस्टिन पुलिस ने फिर US कांग्रेसमैन जिनका नाम था माइकल मैकॉल, इनसे कांटेक्ट किया। और माइकल मैकॉल चूंकि ऑस्टिन के थे, लोकल थे, तो उन्हें लगा अपने शहर की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि आप FBI से हमारी मदद करा दीजिए, हमारे उस शख्स के बारे में डिटेल दिलवा दीजिए। अब माइकल मैकॉल ने FBI से संपर्क किया। एक US कांग्रेसमैन ने जब कहा तो FBI राजी हो गई। 2020 में FBI ने ऑस्टिन पुलिस के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। अब उसने इस केस की जांच शुरू की। अब जो पता चला कि जो क्राइम सीन से जो सैंपल उस लड़की के कलेक्ट किए गए थे वेजिनल स्वैप के, वो बड़े कम थे,
और उस वक्त जिस तरीके से किया गया वो सैंपल ठीक से कलेक्ट नहीं किया गया था। उसमें एक टर्म होता है कि अलग अलग कितने ज्यादा हों तो उससे जल्दी पता चल जाता है। तो पता चला कि जब ये कलेक्ट किए गए थे तब उसमें 16 मार्कर्स थे उस सैंपल के अंदर। लेकिन अब डीएनए और साइंस ने तरक्की की तो अब जो टेस्टिंग फॉर्मूला है उसमें करीब 9 मार्कर्स और नए जुड़ गए, तो अब 25 हो गया। मतलब इस केस को सुलझाने में आप ऐसे समझिए कि ज्यादा मददगार होगी। लेकिन इन 25 मार्कर्स के साथ नए सिरे से जांच करके साइंटिफिक तौर पर पता करने की कोशिश की गई कि वो कौन है। तो पता चला कि जो एफबीआई ने डेटा दिया था उस गुमनाम शख्स का, जिसको पहले ऑस्टिन पुलिस ने कहा मैच कर रहा है, वो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि उसी शख्स का है। उसमें शक की पूरी गुंजाइश थी क्योंकि सैंपल बहुत कम था और नए जो टेक्नोलॉजी आई डीएनए रिसर्च और उसके हिसाब से आप 100% नहीं बता सकते कि वही शख्स जिम्मेदार है। तो जब आप खुद ही कंफर्म नहीं 100% तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये लॉ है। तो अब ये क्लियर हो गया कि उस डीएनए में जिस ऑस्टिन पुलिस अफसर को मिला था डेटाबेस से 100% आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। एक बार फिर मामला लटक गया। अब ये हुआ कि आगे क्या करें। तो वहां के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स डीएनए पे जो रिसर्चिंग कर रहे हैं सारी चीजें, उन लोगों से ऑस्टिन पुलिस ने कांटेक्ट किया। बाकायदा जो कांग्रेसमैन माइकल मैकॉल, अब उन्हें लगा कि उनकी जिम्मेदारी है कि इस केस को सुलझाया जाए। उन्होंने तमाम एक्सपर्ट से बात की। एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि 1991 6 दिसंबर को जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उनमें से एक लड़की के जो सैंपल वेजिनल स्वैब पे मिला वो ठीक से उठाया नहीं गया, लेकिन सैंपल अब भी है, लेकिन बहुत कम है। अब अगर हम लोग उसको किसी तरह से यूज करते हैं तो फिर वो उसके पूरे खत्म हो जाने का एक तरह से एक अंदेशा है और उसके बाद फिर कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर क्या सुझाव है? उन्होंने कहा उस सैंपल को हिफाजत से रखो, कम है लेकिन काम का है, और इंतजार करो साइंस की तरक्की का। जैसे ही साइंस और तरक्की करेगा, डीएनए के रिसर्च में और तेजी आएगी, डीएनए का और बेहतर रिजल्ट आएगा, उस वक्त ये थोड़ा सा भी सैंपल ये बता देगा कि वो जो रहस्यमय डीएनए एक मेल का मिला है, एक पुरुष का मिला है उस एक विक्टिम के अंदर से, वो शख्स कौन है, और ये शर्तिया पता चलेगा। लेकिन इस वक्त नहीं, थोड़ी सी और साइंस की तरक्की, डीएनए की तरक्की, इसका इंतजार कर रहे हैं। और कांग्रेसमैन ने ये बाकायदा स्टेटमेंट दिया वहां के अखबार में, ये 2020 की बात है, कि उन्हें यकीन है कि एक न एक दिन ये केस जरूर खुलेगा और इसी साइंटिफिक तरीके से खुलेगा, इसी डीएनए के जरिए खुलेगा। लेकिन बस इंतजार ये है कि साइंस तरक्की कर ले। 33 ईयर्स, 33 साल हो गए इन 4 लड़कियों के कत्ल की बात को, लेकिन 33 साल में अब भी यह रहस्य है। लेकिन जिस तरीके से ऑस्टिन पुलिस अब भी इस केस को नहीं छोड़ी है, काम कर रही है, वहां के जो बाकी लोग उसमें मदद कर रहे हैं, उससे उन सभी को यकीन है कि चाहे वक्त लगे, आने वाले और कुछ महीने लगे, कुछ और साल लगे, लेकिन एक न एक दिन इन 4 लड़कियों का गुनहगार, 4 लड़कियों का कातिल कानून के शिकंजे में होगा। और उन्हें यह न सिर्फ यकीन है बल्कि पूरा भरोसा भी है। तो मैं भी यही चाहूंगा कि वो दिन आए और फिर पता चले कि साइंस ने जब तरक्की की, डीएनए के रिसर्च में और तरक्की हुई, डीएनए और बेहतर हुआ, और फिर उस गुमनाम रहस्यमयी मेल के बारे में पता चल सके जिसका सैंपल एक विक्टिम के पास से मिला है। तो ये थी कहानी एक शहर की पुलिस की,